Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is Keynes theory of income and employment. Beta, it is our third session and we will discuss in this session about the theory of income and employment um, uh, with the perception of Keynes. In previous session we have discussed the same theory of income and employment with the perception of classical. So that's why today I am going to explain the Keynes theory of income and employment. Here, first of all, I would like to explain you about the Keynes law. Okay? In 1936, Lord Keynes wrote a book entitled General Theory of Employment, Interest and Money. The word in the title of this book carries specific meaning. ठीक है, क्योंकि इसमें उन्होंने वर्ड जो था वो जनरल का यूज किया था. It explained that the Keynesian theory deals with the level of employment in general, which keeps on changing and is never stable at any particular level. This is to contrast the classical theory, which is a special or specific theory of employment. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज कोई भी थ्योरी जब आती है बेटा तो उसकी क्रिटिसाइज भी उस पर होता है, उसके अगेंस्ट जो है बातें होती हैं. तो इस तरह से जब हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी और जब क्लासिकल्स ने जो है ये थ्योरी दी थी, तो उसके बाद जो है केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आई और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज किया कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एवरी टाइम जो है वो फुली अचीव हो सके. ठीक है, इट कैन बी फ्लक्चुएट और इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट की उससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाए और अगर हो सकता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे उससे डाउनफॉल रहे, डिक्रीज रहे. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी और केनेजियन थ्योरी में जो डिफरेंस फर्स्ट था वो यही था कि क्लासिकल थ्योरी वो ये कहती थी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि भाई सप्लाई अपनी ओन डिमांड जो है वो क्रिएट कर लेती है. इसके अलावा लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है. बट केनेजियन ने इस बात को शॉर्ट टर्म फेनोमेना में समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंडली, केन्स डील्स विद द इकोनॉमी एंड इट्स कंपोनेंट्स इन एग्रीगेट. जो केन्स थे उन्होंने जो है इकोनॉमी की तमाम चीज़ों को एग्रीगेट लेवल पे बताया, मैक्रो लेवल पे बताया. ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट बताए, एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस किया, एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस किया. दिस इज टू शो द एग्रीगेट रिप्रेजेंट द जनरल सिचुएशन. ठीक है, क्योंकि इन्होंने वर्ड जनरल का यूज़ किया था और क्लासिकल ने स्पेशल का किया था, तो दैट्स वाई जो है इन्होंने जनरल को और ज़्यादा फर्दर जो है एक्सप्लेन करने के लिए तमाम चीज़ों की एग्रीगेशन को जो है वो डिस्कस किया है. सही है, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. In his book, Keynes not only deal with the general level of employment but also extensively looked upon the problem of general unemployment and suggested measures of its solutions. ठीक है, ना सिर्फ कि उन्होंने इस बात पर जो है फोकस किया जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के और ये बताया कि हम जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमेशा जो है सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि इट रिमेन्स चेंज. तो इसके अलावा उन्होंने इसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी डिस्कस की और उसके सॉल्यूशंस या रेमेडीज कहा जाए कि वो भी जो है आपको बताए. ठीक है, now here are first of all the assumptions of Keynes that before explaining or launching his theory of income and employment, he gives some assumptions which are employment level is determined in the short run. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्योंकि केनेजियन जो है वो केन्स स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और वो शॉर्ट रन फेनोमेना में जो है वो बिलीफ रखते थे, तो इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेवल को जो है शॉर्ट रन में डिफाइन किया. ठीक है, मनी प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिवॉर्ड्स ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट. उनकी अजम्पशन में ये भी है कि प्राइजेस जो हैं वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इट रिमेन कांस्टेंट. और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, ये भी हमें जो है वो रिमेन कांस्टेंट है. द इकोनॉमी इज अज्यूम टू बी अ क्लोज इकोनॉमी. इकोनॉमी को अज्यूम किया है इन्होंने क्लोज इकोनॉमी के तहत. क्लोज इकोनॉमी क्या होती है बेटा? क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसमें आप इंटरनेशनली जो है वो ट्रेडिंग नहीं करते हो, जो आप अपने विद इन कंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके कंट्री के अंदर ही जो है वो यूटिलाइज होकर खत्म हो जा रही है. ठीक है, इसमें आपकी ट्रेडिंग आउट ऑफ कंट्री नहीं हो रही. ठीक है, दिस इज द क्लोज इकोनॉमी. नाउ देयर इज टू बी नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट चीज क्या थी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी.
ठीक है, जो जिस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है बिल्कुल वैसी रहेगी, इट रिमेन सेम। ऑल्सो देयर इज टू बी नो चेंज इन द कैपिटल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। ठीक है, ये भी अस्यूम किया जाएगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमने एक्सेप्ट नहीं की है, जो ऑलरेडी थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन स्टेबल। ठीक है, जो लोगों की डाइवर्जन है कंजम्पशन की तरफ, जो जिस तरह से है वो बिल्कुल सेम है, ये अज्यूम किया है इन्होंने। ठीक है, ये तमाम जो है हमारे पास 6 अजम्पशंस हैं जो केन्स ने जो है बिफोर लॉन्चिंग हिज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अजम्पशंस जो हमें प्रोवाइड की थी। ठीक है, ना after the assumptions of Keynes theory, I will discuss about the effective demand. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें इफेक्टिव डिमांड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, so first of all we would know about the effective demand, that what is it। ठीक है बेटा, इफेक्टिव डिमांड रिप्रेजेंट द एग्रीगेट डिमांड, या फिर जिसको टोटल स्पेंडिंग भी कहा जा सकता है, मैचेस विद द एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो एग्रीगेट सप्लाई से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, कि जहां पर जितनी आपके पास डिमांड है उतनी आपके पास सप्लाई मौजूद है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एज इन द फर्दर इफेक्टिव डिमांड इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्रीगेट डिमांड क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से, एंड एग्रीगेट सप्लाई को कर रहे हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग से। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, अब आप इसको देखिए कि आपके पास जो है डिमांड किस चीज की है, कंजम्पशन की। आप जो भी इनकम अर्न करते हो, सही है, आपने जो भी वॉट एवर इनकम अर्न करते हो, तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है, अगर मैं आपसे एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, तो कुछ पोर्शन आप कंज्यूम करते हो और कुछ पोर्शन आप क्या करते हो, सेव करते हो। ठीक है, ऐसे ही करते हो। तो ये हो गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई, कि आपके पास पैसे थे, जो इनकम आपने अर्न की उसमें से कुछ कंज्यूम की और कुछ सेव कर ली। ठीक है, नाउ अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या है कि कंजम्पशन जो है उसके लिए भी अमाउंट चाहिए, जो आपने इनकम अर्न की है कंजम्पशन में लगेगी, और बाकी की किस में लगेगी, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, this equilibrium position effective demand indicates that the entrepreneur neither have the tendency to increase production nor have tendency to decrease the production। क्योंकि ये जो इफेक्टिव डिमांड का जो हमारे पास पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हो गई, आपके पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट को हमने इफेक्टिव डिमांड कहा। अब एंटरप्रेन्योर के पास कोई टेंडेंसी नहीं होती, कोई झुकाव नहीं होता इस तरफ कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, क्योंकि इससे क्या होगा, प्राइसेस हाई होंगी, फिर इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, it implies that the national income and employment which correspond to the effective demand are equilibrium level of national income and employment। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जो आपके पास इफेक्टिव डिमांड का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये किस चीज को शो कर रहा है, आपकी नेशनल इनकम को और आपकी एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब नेशनल इनकम आपकी जो है अगर इंक्रीज होती है, वो किस पर्पज से इंक्रीज होगी, जब आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी। जीडीपी कब इंक्रीज होगी आपकी, जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब आप लोग हायर करोगे अनएम्प्लॉयड लोगों को और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करोगे, देन इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देयर इज द पॉइंट। ठीक है, अनलाइक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, Keynesian theory of income and employment emphasizes that the equilibrium level of employment would not necessarily be full employment. It can be below or above the level of full employment. As I told you that in classical theory, वो कहते थे कि whenever we want we can achieve full employment level। ठीक है, जब हम चाहें हम full employment level अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं supply creates its own demand। तो वो ये भी कहते थे कि भाई सप्लाई आप करते रहो, प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहो, डिमांड खुद ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए केनेजियन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम जरूरी नहीं है कि हमेशा अचीव करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो होते हैं, समटाइम्स हम अबव होते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब क्या क्या इफेक्टिव डिमांड की इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
Effective demand determines the level of employment in the economy. As effective demand increases, employment also increases एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपको बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव डिमांड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, अगर आपकी इफेक्टिव डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है. और इसी तरीके से whenever the effective demand falls, the level of employment will also fall down. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपकी इफेक्टिव डिमांड गिर रही है, कम हो रही है, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, आपका डाउनफॉल चले जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज जो सेल्स लॉ था उसको केनेजियन ने जो है बाय इफेक्टिव डिमांड जो है वो फॉल्सिफाइड किया. केन्स लॉ में आपके पास सेल्स लॉ में आपके पास कहा जा रहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. It is with the help of principle of effective demand that Say's law of market has been falsified. According to the concept of effective demand, whatever is produced in the economy is not automatically consumed. It is partly saved. As a result, the existence of full employment is not possible. ठीक है, वो कहते हैं, केनेजियन कहते हैं इन द इफेक्टिव डिमांड के जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड होता है जरूरी नहीं है वो तमाम का तमाम कंज्यूम्ड हो जाए, बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है हम क्या करते हैं, सेव करते हैं. जो हमने अभी एक इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, y इक्वल्स टू सी प्लस एस या सी प्लस आई. जो सी प्लस एस था वो एग्रीगेट सप्लाई है, सी प्लस आई क्या है, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है. तो वो ये बता रहा है कि प्लस के बाद जो इन्वेस्टमेंट या प्लस के बाद जो सेविंग लगाया है उसका मतलब ही यही कि वॉट एवर द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इट इज नॉट होल कंज्यूम्ड विद इन एन ईयर. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है उसमें से पार्टली जो होता है वो सेव किया जाता है. एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, और इसकी वजह से क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आपने जितना भी प्रोड्यूस किया उसका जो है आधा हिस्सा जो है वो कंज्यूम्ड हुआ, आधा जो है वो सेव हो गया. ठीक है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लगाए उसके बाद क्या हुआ, उसके इन रिटर्न जो आपको अमाउंट मिली तो आपने क्या किया, वो आपकी इनकम हुई. सही है, अब आपने क्या किया, उस इनकम में से कुछ कंज्यूम किया, कुछ सेव कर लिया. ठीक है, अब जो आपने सेव किया है तो अब वो तो आपके पास अमाउंट की शक्ल में है ना, सेविंग है, सेविंग हुई है, उस सेविंग से आप कोई गुड्स तो खरीद नहीं रहे हो. ठीक है, जबकि क्लासिकल ये कहता था कि वो जो सेविंग है आपकी वो अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगी तो इन्वेस्टमेंट के जो गुड्स प्रोड्यूस वो परचेज किए जाएंगे तो दैट विल आल्सो बिकम अ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स. तो इस तरह से जो है वो कहता था कि तमाम चीजें जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं वो ऑटोमेटिकली सब कंज्यूम्ड हो जाती हैं इन द शेप ऑफ कंजम्पशन गुड्स और इन द शेप ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है, बट यहाँ पर केन्स ने इस चीज को फॉल्सिफाइड कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ पोर्शन जो है सेविंग्स रहता है, कुछ पोर्शन कंजम्पशन में जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब गुड्स ओवर सप्लाई होती हैं और उसकी डिमांड इतनी नहीं होती तो उससे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हो पाती, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज होता है. ठीक है, नाउ रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट. The principle of effective demand explains that for achieving full employment level, real investment must equal to the gap between income and consumption. ठीक है, in other words, employment cannot be expand unless investment expand. अब वो ये बोल रहे हैं रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि इफेक्टिव डिमांड उस वक्त अचीव होगी या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उस वक्त अचीव होगा कि जब आपके इनकम और कंजम्पशन का जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फुलफिल कर ले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब आपके पास इनकम लेट्स सपोज 10,000 रुपीज है जिसमें से आप 5,000 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द 5,000 है अगर वो आप इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाओगे और यू विल keep it as an idle money, so it will not be fruitful for your economy or it will not achieve the full employment level. सही है, तो in this way we can say that employment can not be expand unless investment expand. कि employment उस वक्त तक expand नहीं हो सकती जब तक क्या आप investment को expand ना करो, क्योंकि जब आप investment की तरफ पैसे लगाओगे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने होंगे, आपको प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना होगा, तो यू हैव टू रिक्वायर्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो जब आप एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इफेक्टिव डिमांड जो है अचीव होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. द प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड
makes clear that in a rich community, the gap between income and expenditure is large. If required investment is not made to fill this gap, it will lead to deficiency of effective demand resulting in unemployment. ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि जहां पर रिच कम्युनिटी है वहां पर क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप बहुत ज्यादा वास्ट होता है। वो इतना ज्यादा अर्न करते हैं जितना वो कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। और उनका जो गैप होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, अगर वो जब तक इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं तो उससे क्या होगा, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी इफेक्टिव डिमांड में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को जो उन्होंने इनकम के थ्रू अर्न किया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन एक्सपेंडिचर पे लगाया, बाकी अगर वो आइडल मनी के तौर पर अपने पास सेफ रखेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे तो वो इकोनॉमी में जब यूज ही नहीं होगा और वो वेस्टफुल मटेरियल बन के रह जाएगा, तो इस तरह क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, now here is the Keynes theory of income determination. According to Keynes, in the short period, level of national income and so of employment is determined by aggregate demand and aggregate supply in the economy, in the country. The equilibrium of national income occurs where aggregate demand is equal to aggregate supply. This equilibrium is also called effective demand point. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पॉइंट जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट हो रही होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम, दो डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास इनकम के, द डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड सो ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड अनदर वन इज एग्रीगेट सप्लाई। इट रेफर्स टू द सम ऑफ एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये तमाम जो है एक्सपेंडिचर का सम अप होता है, जो वो एक्सपेंडिचर जो आपने हाउस होल्ड में, फर्म्स में या गवर्नमेंट के थ्रू किए गए होते हैं। ठीक है, द एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसको हम एडी से जो है डिनोट करते हैं, और ये किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को, वुड बी पॉजिटिवली स्लोपिंग, signifying that as the level of employment increases, the level of output also increases, thereby increasing of aggregate demand for goods. ठीक है, वो बता रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो आपकी जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और किस तरह से, जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा बेटा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके लिए आपको लेबर्स की जरूरत होगी, एम्प्लॉयर्स की जरूरत होगी, तो आप लोगों के पास क्या होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, आउटपुट लेवल आपका इंक्रीज होगा, और जिस तरह से आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली जो है फॉर द गुड्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, उनके पास इनकम होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा और इकोनॉमी में आउटपुट भी होगा ज्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या होगा, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, The aggregate demand CI यानी consumption plus investment depends directly on the level of real national income and indirectly on the level of employment. ठीक है, जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है वो डायरेक्टली किस से पे डिपेंड कर रही है, हमारे नेशनल इनकम पे डिपेंड कर रही है, और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, कि आपके अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। सही है, और इस तरह से जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन कि एग्रीगेट डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, now another one is aggregate supply, which we denote from consumption plus saving, C plus S. It refers to the flow of output produced by the employments of the workers in an economy during a short period. ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं आपको, ये वो बता रहे हैं कि आपने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस बाय द एम्प्लॉयमेंट, तो उसके आपको वो क्या डिनोट कर रहा है, वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट कर रहा है। सही है, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग, कि आपने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको जो भी इनकमिंग मिली, ठीक है, इनकम मिली आपको, उसको आपने कंजम्पशन में स्पेंड किया, और अदर जो एस है सेविंग, उसको आपने जो है सेव कर लिया। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट
valued at factor cost. The aggregate supply prices in the minimum amount of money which the entrepreneurs must expect to receive to cover the cost of output produced by the employment of certain number of वर्कर्स. ठीक है, जब एग्रीगेट सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी, यानी इसका मतलब होगा कि आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज हुआ है, सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो आपको उसी वक्त इमीडिएटली जो है उसको सेल आउट भी करना होगा ताकि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आप उसको मीट कर सको, उसको पे ऑफ कर सको, है ना, और अपने एम्प्लॉयर्स को भी उनकी सैलरी वगैरह दे सको. डिफरेंट कॉस्ट होती है बेटा, वो तमाम कॉस्ट को पे ऑफ करने के लिए आपको अमाउंट की जरूरत होती है, और उस अमाउंट को पे करने के लिए जो है आपको अपना जो भी एग्रीगेट सप्लाई गुड्स है उसकी प्राइजेस जो है वो इमीडिएटली गेट करनी पड़ती है. ठीक है, the aggregate curve C plus F is positively sloped, indicating that as the level of employment increases, the level of output also increases, thereby increasing the aggregate supply. Thus, the aggregate supply depends upon the level of employment through the economy's aggregate production function. ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई ये भी किस पे डिपेंड करती है, आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है. आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी इन द इकोनॉमी. ठीक है, now here are the determination of level of employment and income. ठीक है, according to Keynes, the equilibrium level of national income and employment are determined by the interaction of aggregate demand curve and aggregate supply curve. ठीक है, केन्स बार बार एक ही बात कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव होगा, जब आपके पास नेशनल इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिटरमाइन किया जाए, उसको बताया जाए किसके थ्रू, आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व के थ्रू. ठीक है, जब वो इंटरसेक्ट होंगे देन यू कैन बी रियलाइज्ड अबाउट इट दैट यू हैव अचीव full employment level. ठीक है, the equilibrium level of income determined by the equality of AD and AS यानी aggregate demand and aggregate supply does not necessarily indicate the full employment level. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो किस तरह पता चलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के. द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कैन बी बिलो और अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज इज शोन इन द कर्व व्हिच इज इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो कब आती है, जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो इंटरसेक्ट हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के कर्व से. ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुली अचीव किया जाए. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो में होती है आपकी इंटरसेक्शन या फिर जो भी कंजम्पशन वगैरह, और समटाइम्स ऐसा होता है अबव होती है. ठीक है, नाउ हियर इज द ग्राफ, आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू. हियर इज द ग्राफ ऑफ इफेक्टिव डिमांड पॉइंट. So you can see here, okay, you can see here in this graph on y-axis we have taken the aggregate supply and aggregate demand, and in the x-axis we put here real national income. ठीक है, नेशनल इनकम को हमने y से डिनोट किया है, और जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली लाइन जा रही है जो एक्यूट एंगल टाइप की है 90 डिग्री के, नॉट 90 डिग्री 45 डिग्री, इस तरह से ये जो जा रही है. ठीक है, जिसमें लिखा है C प्लस S यानी ये कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. ठीक है, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग किसे कहा था मैंने, एग्रीगेट सप्लाई को. ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई का आपके पास कर्व है, और ये जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इट इज द कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, ये आपके पास इनकम है जो कि कांस्टेंट है. ठीक है, देख रहे हैं आप. अब देखिए, आप अगर फर्स्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम थी, आप और ये जो ग्राफ है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये वाला जो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है C प्लस I, वो आप देखेंगे तो अगर जीरो से आपने इसको जीरो से स्टार्ट नहीं किया है ड्रॉ करना, बल्कि कहाँ से स्टार्ट किया ड्रॉ करना, आप देखिए यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया. क्यों, इसकी वजह ये होती है बेटा कि अगर आपके पास जीरो इनकम भी है, ये जो नेशनल इनकम है ना, अगर ये जीरो भी है तो कंजम्पशन आपकी जीरो कभी नहीं होगी.
ठीक है, बल्कि क्या होगा, कंजम्पशन आपकी जो होगी वो ज्यादा ही होगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपकी कोई सैलरी नहीं है, आप इनकम अर्न नहीं करते, बट आपके एक्सपेंडिचर्स तो फिर भी हो रहे होते हैं ना, आप कंजम्पशन कर रहे होते हो। दैट्स वाई ये जो इनकम का पॉइंट है ये और कंजम्पशन का जो पॉइंट है ये एग्रीगेट डिमांड का, ये ऊपर से अपवर्ड जो है वो ड्रॉन किया गया है। सही है। इसके बाद आप देखो ये जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है ये हमारे पास जीरो से स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि हम उसी वक्त प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, सप्लाई इंक्रीज करेंगे जब हमारे पास इनकम होगी तो। ठीक है, तो वो इन्होंने इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग की है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का आर जो हमारे पास है, और यहाँ पर कंजम्पशन प्लस सेविंग का, इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। दिस पॉइंट इज an equilibrium point and this equilibrium point is also called effective demand point। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी, इसी पॉइंट पे आकर जो है हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट से नीचे है आपकी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि आप अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, और अगर इस पॉइंट से अबव होगा तो आप अबव फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर सिमिलर पैरेलल ड्रॉन की गई है एक और एग्रीगेट डिमांड की जो है लाइन, उसमें जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बताई गई है। ठीक है, अच्छा देखो जो नीचे वाला है ना कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये जो है टू सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसमें हम जो है इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाए, दैट मीन के यहाँ पर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल जो है यहीं तक की बात करेंगे। अब यहाँ देखिए जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की भी बात आ गई तो हमारा स्लोप अपवर्ड हो गया। सही है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाली लाइन जो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई की कंजम्पशन प्लस इन्वेस्ट सेविंग की, वो इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो बिकम अ इक्लिबेरियम पॉइंट। ये पॉइंट भी जो है हमारा क्या है, इक्लिबेरियम पॉइंट है, जो कि इक्लिबेरियम पॉइंट 2 के नाम से मैंने मेंशन किया है। सही है, और यहाँ पर भी आपकी क्या हुआ है, इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप कंजम्पशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो रही है इसमें। सही है, आपकी नेशनल इनकम में। इससे पहले क्या था, सिर्फ आपकी क्योंकि इनकम कम थी तो आपकी जो है कंजम्पशन होती थी और इन्वेस्टमेंट होती थी, बट आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो अब आप क्या करो, टैक्सेस भी पे करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर टू यू नाउ। There is the explanation of this the above graph, previous one graph. Let me explain it by words. In the above figure, the aggregate demand curve, that is consumption plus investment, intersect. Let me, okay, if I will, no, there's no, okay. In the above figure, the aggregate demand curve, consumption plus investment, intersect the aggregate supply curve at point E. The equilibrium of national income is OY. ठीक है, OY dash। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब आपके पास जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है C प्लस आई, वो इंटरसेक्ट हो रहा था C प्लस एस से, तो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था E1। ठीक है, जो कि इनकम जिसकी क्या थी, OY1। ठीक है, तो वो यहाँ पर यही शो कर रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इज OY1, जिसको मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया कॉमा से। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इन द जनरेशन ऑफ OY1 level of national income, some of the workers willing to work have not been absorbed. It means that E equilibrium point, like effective demand point, is an underemployment equilibrium and OY1 is underemployment level of income। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस पॉइंट पे आकर जो है आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो अचीव नहीं हो रहा और वर्कर्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कंसीडर होगा, इट विल बी कंसीडर एज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, the unemployed workers can be observed if the level of output can be increased from OY1 to OY2। अब वो कह रहे हैं कि लेट मी बैक टू द स्लाइड जी। अब वो कह रहे हैं कि अब
क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो, तो वो क्या करेंगे, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है OY1 से OY2 की तरफ, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आगे चले गया और वो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर E2 पे, और यहाँ पर जो ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो फुली अचीव्ड हो रही हैं और लेबर्स जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। We further assume that due to spending by government, the aggregate demand curve C plus I plus G rises. As a result of this, the economy moves from lower equilibrium point E to higher equilibrium point E2. ठीक है, जैसे प्रीवियस उसमें है ग्राफ में कि जब हमने स्पेंडिंग अपनी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, तो क्या हुआ है उससे कि हम जो है हमारा डिमांड कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व वो इंक्रीज हो गया है, C प्लस आई प्लस जी पे चले गए हैं, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था E1 से ट्रांसफर हो गया E2 पे। The OY is now the new equilibrium level of income along with full employment. The E2 denotes the full employment equilibrium position of the economy. ठीक है, और वो जो हमारे पास, let me back to the slide. ये जो E2 पॉइंट है हमारे पास, ये हमारा वो पॉइंट है जिसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीव कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। Now, the government spending can help to achieve full employment. In case the equilibrium level of national income is above the level of full employment, this means that the output has increased in the money term only. ठीक है, the value of the output is just same the national income at the full employment level. अगर उस equilibrium point 2 से भी अगर above हो जाए हमारा जो भी हमारे नेशनल इनकम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अबव जो है वो नेशनल इनकम को अर्न कर लिया और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया है, ठीक है। नाउ हियर इज द अनदर वन थिंग व्हिच इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। बेटा यहाँ पर जो है हमसे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पास्ट पेपर्स में जो है वो पूछा गया है, inflationary gap and deflationary gap. So I would like to explain it to you. The deflationary gap is the amount by which actual aggregate demand falls short of aggregate supply at the level of full employment. अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि डिफ्लेशनरी गैप वो है जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये वो मेजर है जिससे आप मेजर कर सकते हो कमी को एग्रीगेट डिमांड की, सही। डिफ्लेशनरी गैप काउजेस अ डिक्लाइन इन आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद परसिस्टेंट फॉल इन प्राइजेस, ठीक है। वो कह रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप अगर कहीं पर आ जाए तो वहाँ क्या होता है, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने लगती है, और प्राइजेस जो होता है वो क्या होती है, वो परसिस्टेंटली जो है ग्रेजुअली गिरने लगती है प्राइजेस, ठीक है। Here is the graph of it. So let me explain it by graph. In the y-axis, there is the aggregate expenditure, and on x-axis there is the national income. ठीक है, this is the this one is the arc of aggregate supply and this one is the arc of aggregate demand. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर वी कैन गेट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है, डिफ्लेशनरी गैप जिसको कह रहे हैं, ये क्या है कि आपकी इनकम जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बट आपने कंजम्पशन जो है वो अपनी कम रखी हुई है, मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो कम है और इनकम जो है आपकी कंजम्पशन प्लस सेविंग वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, आपके पास सेविंग ज्यादा है अभी इकोनॉमी में, बट आप उस सेविंग को फुली जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं डाइवर्ट कर रहे, बल्कि एक आइडल मनी के तौर पर यूज कर रहे हो, ठीक है, रखा हुआ है अपने पास। तो अगर वो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर ये जो गैप आएगा, दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये गैप हमारा क्या कहलाएगा, ये गैप कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप, जिसमें क्या होगा, जिसमें से ये पता चल रहा होगा कि ये एडी जो है हमारे पास कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को शो करता है, और ये जो एएस है वो हमारे पास कंजम्पशन प्लस सेविंग को डिनोट करता है। तो पता ये चलेगा कि हमारे पास जो हमारी इनकम थी जिसमें से हमने कंजम्पशन की थी और सेविंग्स की थी, तो उन सेविंग्स को टोटली हम जो है इन्वेस्टमेंट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर डिफ्लेशनरी का, जिसकी वजह से हमने अपनी उस सेविंग को जो है आइडल मनी के तौर पे रखा हुआ है, उसको हम इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर रहे, ठीक है। Now there is the inflationary gap. Inflationary gap is the amount by which the actual aggregate demand exceeds aggregate supply at the level of full employment, ठीक है। अब
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड डिफ्लेशनरी में कम हो रही थी, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने क्या किया है, वाई एक्सिस में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रखा है और एक्स एक्सिस में हमने नेशनल इनकम रखी। सही है, अब आप यहाँ पर देखो, दिस वन इज ऑल्सो अ एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज सी प्लस एस एंड दिस वन इज द कर्व ऑफ सी प्लस आई यानी एग्रीगेट डिमांड। अब अगर आप इस गैप को देखो, इन दोनों गैप को, तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा आपका कि आपकी इनकम जो है, जो सेविंग्स है वो आपकी कम है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक है, जब आपने जितना अर्न किया है उसमें से जितना सेव किया था उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे तो इट विल बी अ रीजन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पर जो गैप आएगा, दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ अचीव कर रहे हो, बट बिफोर दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यू आर फेसिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, बिकॉज हेयर द एग्रीगेट सप्लाई इज स्मॉलर देन योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, measures to overcome the inflationary and deflationary gaps. There are some measures to overcome the gaps and these are the some policies which have been suggested from every country or financial regulatories. They are, first one is monetary policy, the second one is fiscal policy, next is wage policy, then price policy, and fifth one is commercial policy. First of all, I would like to explain monetary policy and each policies I will discuss it separately. So monetary policy जो होती है बेटा, वो एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो बेसिक पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो ये होता है कि कंट्रोल करना मनी सप्लाई को फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है, अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करना, और अगर बहुत कम है तो उसको इंक्रीज करना, यानी कि स्टेबिलिटी में और एक रिक्वायर्ड लेवल पे लेके आने को जो है सेंट्रल बैंक वर्क करता है। और इसे जो मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है इस पॉलिसी को, कि हम कोई भी सेंट्रल बैंक जो है जब कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब होता ये है यहाँ पर बेटा कि समटाइम्स जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है, समटाइम्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है कि जब आपकी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक को लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है एंड देयर इज द नीड टू इंक्रीज और एक्सपेंड द मनी सप्लाई फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस और डिफरेंट पर्पस, तो वो क्या करता है, अपने सप्लाई ऑफ मनी को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, वो क्या करता है बेटा, वो डिफरेंट टूल्स हैं, मेथड्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि वो इम्प्लीमेंट करवा के एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो यूज करता है, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है। जिसमें एक मेथड होता है बैंक रेट मेथड। उसमें क्या होता है बेटा, वो क्या करते हैं सेंट्रल बैंक के, आपके पास जो बैंक रेट होता है वो क्या करते हैं, उसको जो है वो कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि लोग जो है वो उनकी डाइवर्जन जो होती है वो सेविंग्स टू बैंक अकाउंट की तरफ से हटकर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो कम से कम मिलेगा, इससे ज्यादा उनको इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उनकी डाइवर्जन जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ हो जाती है और इन दिस वे मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। ठीक है, और इसी की वाइस वर्सा जब उनको लगता है सेंट्रल बैंक को कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके पास जो है लोगों की डाइवर्जन जो होती है वो इन्वेस्टमेंट से हटकर सेविंग्स की तरफ आ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो अगर बैंक में सेव करेंगे तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देर आर सेवरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई, विच आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, डायरेक्ट लैंडिंग टू बैंक, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, अनकन्वेंशनल इमरजेंसी लैंडिंग प्रोग्राम्स, and managing market expectations such to the subject to the central bank's credibility. ठीक है, now there is the fiscal policy which is the second one policy. It is regulated by the government especially. ठीक है, ये गवर्नमेंट खुद करती है बाय सेल्फ। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बेटा, इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और स्पेंडिंग को देखा जाता है कि गवर्नमेंट के जितने रेवेन्यूज हैं वो जो है यूज करते हुए स्पेंड किया जाए कंट्री में,
तो बेटा हमेशा याद रखें कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ग्रेटर होने चाहिए कंपैरेटिवली स्पेंडिंग के, ठीक है, तो वो इकोनॉमी एक बेटर इकोनॉमी होती है, सही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी स्पेंडिंग ज्यादा है और रेवेन्यूज कम है, तो उससे क्या होगा कि फिर आपकी कंट्री को जो है वो लोन्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है टू द IMF और अनदर बॉडी, ठीक है। इट इज द सिस्टर स्ट्रैटेजी टू मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू विच अ सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द नेशंस मनी सप्लाई। ये सिस्टर स्ट्रैटेजी है कंट्रोल करने की इसको मनी सप्लाई को, ठीक है। जिस तरह से मनी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। यूजिंग अ मिक्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इकोनॉमिक फेनोमेना, ठीक है। बाय यूजिंग बोथ ऑफ दीज इन मिक्स मेथड they control the economic phenomena as well. Now here is the wage policy. The minimum wage must be fixed in such a way that it is sufficient to provide a reasonable standard of living to the workers and his family. ठीक है, आपने देखा होगा हर कंट्री का एक पर कैपिटा इनकम होती है, मिनिमम पर कैपिटा इनकम होती है, वो सर्वाइवल लेवल होती है, ठीक है। उसमें ये बताया जा रहा होता है कि इस कंट्री में जितना इन्फ्लेशन है, जितनी प्राइजेस हैं, तो एक पर्सन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को जो है फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स को जो है वो मीट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। एटलीस्ट इतनी वेज होनी चाहिए, ठीक है, कि बेसिक नीड्स जो है एक इंडिविजुअल जो है वो फुलफिल कर सके, ठीक है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी बहुत रिचेस्ट है और बहुत अच्छी नेशनल इनकम है उनकी, तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ फोकस करना चाहिए। जब भी मिनिमम वेज को फिक्स किया जाता है तो 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट वन इज लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग वेज, second one is the fair wage, and the third one is capacity of the industry to pay. लिविंग वेज में आपके पास वही बेसिक नीड आ जाती है, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, कि ऐसी वेज मिनिमम रखी जाए कि कम से कम लोग ये 3 बेसिक नीड्स जो है अपनी वो फुलफिल कर सके। फेयर वेज से मुराद ये है बेटा कि आपकी जो जॉब है, आपकी जितनी स्किल्स लग रही है, एक्सपर्टीज लग रही है, उस हिसाब से आपको वेज मिले, रिम्यूनरेशन मिले। और कैपेसिटी भी देखी जाती है इंडस्ट्री की। ऐसा लेट सपोज अगर पाकिस्तान में 30,000 रुपीज पर पर्सन जो है मिनिमम वेज अगर रख दी जाए, तो इंडस्ट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी है, उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है कि वो इतनी कॉस्ट बेयर कर सके इन शेप ऑफ सैलरी और वेजेस। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मिनिमम वेज पॉलिसी जो है वो डिसाइड की जाती है। नाउ देयर इज द प्राइस पॉलिसी। अब प्राइस की पॉलिसी की बात आ जाए तो ये इट मे वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न गुडविल, ठीक है। तो इससे भी प्राइस पॉलिसी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इसके अलावा जो है जो दूसरी चीज है वो ये है कि बेटा जब प्राइस पॉलिसी या प्राइस डिसाइड की जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ये जरूर देखा जाता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सेलिंग प्राइस जो सेट कर रहे हो वो स्मॉलर हो कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस है तो ज्यादा, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं कि आप उसको कहो कि आपका प्रॉफिट हुआ है और आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी फिर जो है वो यूजलेस होती है। तो प्राइस पॉलिसी इस तरह की सेट हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेरी केयरफुली, कि आप पहले प्राइस बता दो कि कॉस्ट क्या लगी इस प्रोडक्ट की, देन यू विल डिसाइड द एक्चुअल प्राइसिंग ऑफ सेलिंग, ठीक है। देयर आर many prices, wholesale prices, retail prices, published prices, quoted prices, actual prices, standard prices. बेटा there are several prices. अब आप अगर होलसेल प्राइस की बात करो तो आप देखोगे जब आप बल्क क्वांटिटी में कुछ लेने जाते हो तो आपको प्राइजेस कम मिलती है कंपैरेटिवली आप इंडिविजुअल बेस पे कोई चीज परचेज करो, लाइक रिटेल प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से प्राइजेस भी वेरी करती हैं अमंग द कंडीशंस और अमंग द ऑब्जेक्टिव्स, वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। नाउ the last one is commercial policy. Commercial policy is an umbrella term that describes the regulations and policies that dictates how companies and individuals in one country conduct commerce with companies and individuals in another country. जो कमर्शियल पॉलिसीज होती है हमारी, हमें बता रही होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रही होती है कि एक कंट्री में रहते हुए एक कंपनी या एक इंडिविजुअल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकता है टू द अनदर वन कंट्री। कमर्शियल पॉलिसी इज समटाइम रेफर टू एज ट्रेड पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी को जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। होपफुली ऑल द थिंग्स clear to you. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number beta. Inshallah taala I will meet with you in the next session. अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।